हेलो एवरीवन, hope I am audible to you all. आ रही मेरी आवाज सभी को? यस और नो? मेंसुरेशन की क्लास कब होगी मुझे नहीं पता, राइट? आई डोंट नो। लेकिन जब तक ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी मेंसुरेशन नहीं शुरू हो पाएगा बालकों। वी नीड टू फिनिश ज्योमेट्री फर्स्ट। सो ज्योमेट्री वाले पढ़ो, अभी मौज करो, तब आना ना उस पे मेंसुरेशन पे। ऐसे कैसे? सीधे मेंसुरेशन नहीं हो सकता है। ज्योमेट्री 2 क्लास इन ए डे। अब यार, ना अपनी जान निकालो ना मेरी जान निकालो, ठीक है ना? Like you cannot eat 2 lunches on the same day, right? That's too much, isn't it? Yes, it's too much. तो सेम ज्ञान के सेंस में ऐसा ना करो कि 2-2 क्लास रोज कर रहे हो। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? बताओ तो, इतनी जल्दबाजी किस बात की? ओके, मैंने नवंबर से स्टार्ट किया तो मेरा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? ये तो आपके ऊपर है बेटा। कंटेंट तो देखो आपको सारा प्लस में मिल ही जाएगा एनीवे, तो यू हैव टू डिसाइड कि कब आप उसको खत्म करना चाहते हो। ठीक है, खत्म तो हो ही जाएगा, जब खत्म करना चाहो तो हो जाएगा। DPQ देखो, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज हर चैप्टर के बाद हम दे रहे हैं बेटा। DPQ जो है वो मिक्स प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं फ्री, सबके लिए, वो सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिलती है, तो आपके लिए कोई DPP या DPQ काम नहीं है। आपके लिए तो कंबाइंड टॉपिकल प्रैक्टिस के लिए मिल ही रहा है इकट्ठा। हाँ जी बेटा, तो आई डोंट थिंक कि आपको उसकी कोई आवश्यकता है। और बताओ कितने सवाल हुए थे यार? क्वेश्चन नंबर बताना, हाउ मेनी क्वेश्चंस? ज्योमेट्री कब तक चलेगी? देखो हमने कहा था अभी 2-4 दिन क्लास बीतने, तो अभी सब पूछोगे कब तक चलेगी ज्योमेट्री। वर्तमान में रहो, अभी भूतो भविष्यतो में इसकी चिंता ना करो, वर्तमान में रहो, मौज करो, ठीक है? क्लियर? हाँ जी। साथ साथ नोट्स नहीं बन पाता, मुझे समझ भी नहीं आता बिना साथ साथ लिखा। साथ साथ लिखो, बट नोट्स बनाने के लिए मत लिखो। आप थोड़ा थोड़ा लिखो, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मतलब जब सवाल लगाना है, सवाल लिख के समझ में आता है तो थोड़ा लिख लिया करो साथ साथ में। बट अगर आप क्लास में नोट्स बनाओगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये कार्य ना करें प्लीज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व करेंगे अभी। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में रिपीट अभी कुछ नहीं करेंगे अंकित। जो स्पेसिफिक डाउट है 31 को लेके वो क्लास के अंत में पूछना, बता दूंगा। पूछना पड़ेगा कि डाउट कहां पर है। रिपीट तो वीडियो करता है, वो तो आप खुद कर लोगे। रिपीट रिपीट क्यों करूं मैं? डाउट है वो पूछो, वो क्लास के अंत में पूछ लेना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 32वां सवाल क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से कि एक फिगर है, इसमें AO आपको CD के पैरेलल दिया हुआ। ये AO है, ये हमारा CD के पैरेलल है, तो यहाँ CD के पैरेलल है। AO जो है हमारा, ये 3/7 CD का है। CD को अगर मैं 7 बोल दूं तो AO हमारा 3/7 हो जाएगा। बेसिकली ये 3:7 है। आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट भी है AC पे इस तरीके से कि जो BC है हमारा, ये 3/7 AC का है। सो BC जो है वो 3/7 अगर AC का है, तो मैं इसको अगर 3 लिखूं तो इसको 4 लिखूंगा। ये रेशियो आप मेंशन कर दो कि रेशियो है। AB का रेशियो जो उससे आएगा वो 3/7 आ गया आपका, राइट? अब कह रहा है कि जो लाइन BO है, ये जो BO लाइन है, ये AD को F पॉइंट पर मिलती है। और जो लाइन C के थ्रू ड्रॉ की गई है, लाइन ड्रॉन थ्रू C इज पैरेलल टू BO, ये BO के पैरेलल है, और ये AD को E पॉइंट पर मिलती है। आपको बताना है कि FO का अनुपात EC से कितना होगा। FO का अनुपात मुझे EC से कैलकुलेट करना है और मुझे इसका मान बताना है। तो काफी जटिल सा प्रश्न महसूस हो रहा है कि इतनी सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं उठा उठा के। और इसको 3 और 7 के बजाय इफ यू वांट यू कैन राइट 3x एंड 7x की अनुपात है, रेशियो है, तो आप 3 7 से कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, किस तरह से इस सवाल को हम कर पाएंगे। क्या कुछ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होगा या कुछ और है? तो देखो एक चीज तो बहुत सर्टेन और क्लियर है, ये इसके पैरेलल है, यस है। ये वाला जो है एक आपका, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। AO और CD पैरेलल हो गए, और एक लाइन कॉमन लाइन पे है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो ये एंगल अपने आप थीटा हो गया। कौन सा एंगल थीटा हुआ? इसके और इसके बीच का एंगल, यानी ये एंगल थीटा हो गया, यस। तो अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन उसके पैरेलल है, थीटा हो गया।
तीसरी ये जो रेखा है ये दोनों में कॉमन है। तो कुल मिला के आप अगर एक मजेदार बात देखो तो ये है कि AOF जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, ये ट्राइंगल यार सिमिलर हो रहा है। किसके सिमिलर हो रहा है जब बताओगे? AOF जो ट्राइंगल है ये हमारा DCE के सिमिलर हो रहा है। दैट्स वन थिंग जो आपको नोटिस सबसे पहले करनी है, DCE के सिमिलर हो गया। बिकॉज दो लाइंस पैरेलल, तीसरी लाइन सेम ही है, तो सेम ही लाइन है तो सारे एंगल्स बराबर हो गए एक तरह से, ऐसे समझ सकते हो। या यू वांट तो यू कैन राइट कि ये एंगल अल्फा है और आपको ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट से ये भी अल्फा दिख जाएगा, दो एंगल बराबर, ट्राइंगल सिमिलर। जब हमने ये लिख दिया, मुझसे पूछ रहा है कि FO का रेशियो EC से क्या होगा। तो क्या FO का रेशियो अगर मुझसे EC से पूछा जा रहा है तो ये वैल्यू 3/7 के बराबर है, क्योंकि FO का EC से रेशियो वही होगा जो AO का रेशियो CD से होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का मामला है। तो ये तो 3/7 हो गया ना। ये जो कहानी दी है 4:3 वगैरह, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फिगर बड़ी लिया करो, दिखता नहीं बेटा बड़ी। आप बताओ सवाल, एक तो SSC पढ़ाते समय थोड़ी समस्या गया, हमें दोनों भाषा में सवाल लाना पड़ता है, तो सवाल ही इतना मोटा हो जाता है। पर चित्र उतनी जगह में ही डालेंगे कि वहीं आ जाए, राइट। तो थोड़ा समस्या है, समझ लो यार इसको, प्लीज। हाँ जी, बनाए डायग्राम मुझे अलग से बनाना पड़ेगा फिर से पूरा। चलो बना देते हैं, पूरा डायग्राम ही बनाते हैं। इतना बड़ा बनाते हैं ना, इतना बड़ा कि तुम सोच नहीं सकते हो। आप कहोगे सर इतना बड़ा भी मत बनाया करो, राइट। लो, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा एक ऐसे लाइन खींच दो यहाँ से, जू 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 जू, यहाँ गया। अब ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ये देखो इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये अगर 3x है तो ये मुझे 7x दिया है, ये 7x दिया है। ये वैल्यू मुझे 4:3 दी है। और मुझे पूछा क्या गया है, इस पॉइंट को, पॉइंट नहीं लिखा अभी मैंने, लिख देता हूँ, AOCD के पैरेलल हो गया। AOCD अच्छा चित्र दिया हुआ था ना, तो ये A है, O है, C है, D है, और AOCD के पैरेलल हो गया। B AC पर है, BC, B हमारा AC पर है, तो ये पॉइंट B हो गया। और एक पॉइंट गया F और E, तो यहाँ F लिख दो, यहाँ E लिख दो। अब सब समझ में आ रहा है? तो मैंने सिर्फ ये बोला यार कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये AD ट्रांसवर्सल की तरह हो गया। तो अगर आप इसको थीटा बोलोगे तो ये एकांतर कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, थीटा और थीटा। यस, ये तो ट्रांसवर्सल हुआ ना। नहीं नहीं, वहां थीटा क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, ये थीटा नहीं, ये थीटा। अगर ये थीटा एक तरह से, तो ये जिन दो लाइंस के बीच में एंगल है, यहाँ पर एक लाइन इसके पैरेलल है, एक लाइन इसके पैरेलल, तो ये कोण आपका थीटा हो गया एक तरह से, पहले ये समझो। नहीं वही तो, कैसे? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया था, नहीं ठीक तो लिखा था, थीटा यहाँ लिखा था, थीटा यहाँ लिखा था, वही सही तो है, वही तो क्या होता है, सही तो लिखा था मैंने बिल्कुल। ये एंगल अल्फा बोला था और ये एंगल अल्फा बोला था ट्रांसवर्सल की वजह से, ये दो पहले लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये इसके सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो मैंने यही बोला आपसे कि जो ट्राइंगल आपका थीटा से, चलो OAF लिख लो, थीटा अल्फा एफ, तो यहाँ पर आपका थीटा है, ये थीटा अल्फा एफ चलते हैं। तो थीटा है हमारा C, अल्फा है D और E। समझ में नहीं आया थीटा कैसे कैसे समझाऊं, बताओ यार आप लोगों को। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है और तुमने उन्हीं दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस खींची, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो उनके बीच में थीटा ही एंगल होगा ना। समझ में आया कि नहीं? दो लाइंस के बीच अगर एंगल थीटा है तो उनके समानांतर अगर आप दो रेखाएं खींचोगे तो उन लाइंस के बीच का एंगल थीटा ही आएगा। क्लियर? इसमें तो कोई शंका नहीं, तो दिख रहा है यार सब सब मुझको। ये कौन सा नया प्रॉपर्टी है? हर चीज की प्रॉपर्टी थोड़े ना होती है कि पेपर लेके आएंगे प्रॉपर्टी की तब तुम मानोगे। मतलब कुछ चीज कॉमन सेंस, सेंस नाम की चीज भी होती है, पटरी लेके नापो घर पे बैठ के। अरे यार लाइन को थोड़ा ऐसे घुमा लो, घुमा के नीचे सरका के लो, मैच कर जाएगा। दो पैरेलल लाइन, दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, उन्हीं के पैरेलल मैंने दो लाइंस खींच दी, तो उनके बीच का एंगल थीटा नहीं होगा क्या?
खिलाएं प्रॉपर्टी का पेपर कहीं से, है? समझ में नहीं आया अभी भी? क्लियर? नहीं आया होगा तो अभी कुछ और तिकड़मबाजी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बोलो नहीं आया, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, कोई बात नहीं। अब तुम्हें दूसरा तरीका दिखाता हूं, मत सीखो ये बात तुम, इसको आगे बढ़ाओ। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तुम तो इतना तो समझ में आ जाएगा तुमको कि नहीं आएगा, कि इसको अगर मैं आगे बढ़ा लूं तो ये अल्फा अगर है, ये अगर अल्फा है मेरा एंगल, राइट, ये जो भी एंगल हो, लेट्स से इसको तुम जो बोलना है बोल दो, आई डोंट केयर, थीटा बोल दो, अल्फा बीटा, बीटा बोल दो इसको, ये बीटा है अगर, तो जरा एक बात बताओ, ये अगर बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन का ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये बीटा बना। तुम इसको बीटा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो तुम मत देखो थीटा, भूल लो थीटा, तुम अल्फा और बीटा देख लो, अल्फा और बीटा देख लो, और सिमिलैरिटी अब समझ में आ गया है, राइट? अब समझ में आ गया तो मौज करो, ठीक है, इससे समझ लो। अब बाकी बात तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कि जो मैंने बोला था कि ओएफ का रेशियो किससे पूछा था, ओएफ ईसी से रेशियो पूछ रहा है। तो ओएफ का रेशियो अगर ईसी से पूछा जा रहा है तो ये हमारा ओएफ है और ये हमारा ईसी है, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है? ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो यहां देख लो, ये जो ओएफ है और वही ईसी है, इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात वही होगा जो एओ और सीडी का अनुपात है। तो एओ तुम्हारा 3x है और सीडी तुम्हारा 7x है, 3/7 हो गया। एक जगह कहीं ये लिख लो कि दो रेखाओं के बीच का कोण वही होता है जो सेम होता है, अगर उनके दो समानांतर रेखाएं भी खींच लो तो उनके बीच का एंगल सेम ही रहेगा, दैट मच यू शुड नो, ठीक है? ये बहुत सिंपल, मतलब इसको मुझे, इसकी प्रॉपर्टी अगर तुम मुझसे पूछ बैठोगे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये मत पूछो यार। यार तुम बताओ मुझे कि मैंने एक रेखा ऐसे खींची, एक दूसरी रेखा ऐसे खींची, इसका बीच का एंगल थीटा है, मैंने इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींची, मैंने इस रेखा के पैरेलल एक लाइन खींची, इनके बीच का एंगल थीटा नहीं होगा? फिर तुम इनको पलट दो ऐसे, कि तुम इसको ऐसे कर दो, मिरर इमेज ले लो, आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, कि इसको ऐसे पैरेलल इधर कर दो और इस लाइन को तुम ऐसे नीचे ऐसे दिखा दो, व्हाटएवर, तो ये एंगल थीटा, भाई ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। कहानी वही है कि दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनके पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, राइट? क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में एक लाइन होता तो क्या होता, कहां बीच में, कौन सी लाइन बीच में ला रहे हो तुम, किसके बीच में लाइन ले आओगे तुम? कहां लाइन लगाना है? अगर दो पहले लाइन बीच में ना आता, मतलब क्या चाहते हो तुम करना है? अगर यार दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तो सवाल भी नहीं होगा, सवाल किसी कारण से बना होगा ना यार। आगे बढ़ो, अभी ना, अभी थोड़ा खत्म होने दो, थोड़ा ज्योमेट्री अभी शुरुआत हुई है, तो मन में जो विचार तुम्हारे उत्पन्न हो रहे हैं तरह तरह के, हर विचार कोई जरूरी नहीं कि डाउट हो, कुछ विचार जो है कुविचार हो सकते हैं, जो डाउट नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ जो है जबरदस्ती का फितूर है तुम्हारे दिमाग का, वो धीरे धीरे, अभी ट्रायंगल शुरू है, ट्रायंगल बहुत सवाल है यार, अभी आगे बढ़ने दो मुझे, ब्रेक मत लगाओ, ठीक है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा यार हम लोगों ने, अभी तो शुरुआत हुई है, 30 सवाल हुए हैं, अभी चलने दो, है ना? तो आगे बढ़ जाते हैं आज। 33वां सवाल देखो, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ए को हम ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट ए इज ज्वाइन टू पॉइंट पी ऑन बीसी एंड डी ज्वाइन टू पॉइंट क्यू ऑन एबी, एपी हमारा डीपी डीक्यू के बराबर है, एपी इंटरसेक्ट करता है डीक्यू को, आर पॉइंट पे डीआरपी बताना है। पहले देखो डायग्राम बनाना है, ज्योमेट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है, डायग्राम बनाना पड़ता है सबसे पहले, तो जरा एबीसीडी एक स्क्वायर बना लो पहले, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ए को हम ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट पी से जो कि बीसी पर है, ठीक? एपी हमारा डीक्यू के बराबर है, तो इस तरह से हमें पॉइंट लेना है कि एपी और डीक्यू बराबर हो, क्यू कहां पर है, क्यू पॉइंट कहां है, क्यू एबी पर है, तो क्यू पॉइंट हमारा कहीं एबी पर है और पी पॉइंट हमारा कहीं यहां पर है, कुछ इस तरह का मामला है। सो ये डीक्यू हो जाएगा और ये हमारा एपी और डीक्यू बना दिया मैंने। एपी हमारा डीक्यू के बराबर है, एपी डीक्यू को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आपको बताना है कि जो डीआरपी एंगल है ना, ये एंगल किसके बराबर है? कितने लोग कह रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री है? कितने लोग कह रहे हैं ऐसा? हाँ जी,
देखो इस सवाल को करने का सिंपल तरीका क्या है कि डायग्राम को थोड़ा बदल लेते हैं। बदल ऐसे लेते हैं कि अगर ए बी पर मेरा एक पॉइंट है क्यू, तो वो ए बी पर बी की जगह भी हो सकता है। ये क्यू पॉइंट बी पर भी हो सकता है, ए बी पर होना चाहिए ना, तो बी पर ही क्यू पॉइंट बना देते हैं। तब होगा क्या कि बेसिकली ये जो पी पॉइंट है ये भी यहां पहुंच जाएगा, पी पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा। क्या यहां पर वो कंडीशन आपकी मीट हुई कि जो डी क्यू है वो एपी के बराबर होना चाहिए? यस। और जब तुमने ऐसा किया तो ये पॉइंट क्या हो गया? डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये एंगल तो भैया 90 डिग्री होता है। इतना तो आपको पता होगा 10th में, अगर आपने स्क्वायर देखा है थोड़ा सा, तो ये आंसर 90 डिग्री हो गया। अब देखो मजेदार बात क्या है कि ये आंसर 90 ही होगा, क्योंकि अगर कोई एक ऑप्शन मुझे सही करना है, यहां तुम क्यू पॉइंट को बेटा कहीं भी ले लो, जैसे तुमने कहा मैं यहां लूंगा, ले लो, तो पी को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊपर थोड़ा भेजना पड़ेगा। अगर आपने उसको आगे बढ़ाया तो इसको भी आगे बढ़ाओ, काइंड ऑफ। मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर ये एंगल फिक्स है, तो ये एंगल जब हमने ये वाला केस बनाया है तो यहां भी उतना ही आएगा। एक ही अगर आंसर है तो वही आंसर यहां भी आना चाहिए। तो यहां पर 90 डिग्री आ गया तो मतलब मेरा उत्तर 90 डिग्री ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यही होगा। लेकिन अब बात उठती है कि सर वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रूव करके दिखाओगे क्या? यहीं प्रूव करके दिखा दो। तो बहुत आसान है, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। आपसे मैं कहूंगा इसको तुम बस थीटा मान लो। इसको अगर तुमने थीटा माना तो क्या ये आपका 90 माइनस थीटा होगा? यस, से यस। और ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे ये एंगल कितना होगा? आपको ये तो पता नहीं है ये तो निकालना पड़ेगा अभी। ओके, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, लेकिन अभी मुझे वो एंगल नहीं पता चला जो मुझे चाहिए कि कौन कह रहा है थीटा होगा। कैसे पता तुमको है? कैसे 90 बना दिया तुमने? 90 कहां से हो गया? पहले से पता थोड़े ना है, पहले से पता है तो लगा ही देंगे सीधे। हमें वही तो प्रूफ करना है कि वो भी 90 है। समझे कि नहीं? ऐसे मत बोलो, ठीक। फिर आपको ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। आपको कि यहां तक सब कुछ ठीक सा महसूस हो रहा है, राइट? मेरा अगला सवाल अब ये है कि इनको कैसे रिलेट किया जाए। हाउ डू वी रिलेट दिस? तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बाय द वे, बिकॉज देखो ध्यान से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यस। क्या ये ट्रांसवर्सल टाइप का लग रहा है आपको? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड मार दूं ऐसे, तो ये कुछ ट्रांसवर्सल टाइप का तुम्हें लगना चाहिए। ओके, इसको आगे बढ़ा लो ऐसे थोड़ा सा, तो फीलिंग आएगी थोड़ी सी ट्रांसवर्सल की तुमको। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? कैन यू टेल मी? क्या ये 90 माइनस अल्फा होगा? आप कहोगे सर वो तो वैसे भी दिख रहा था कि 90 माइनस अल्फा है इतना। अगर ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, मैं इसको ट्रांसवर्सल ना भी देखूं तो चलेगा। नाउ अंडरस्टैंड, ये एंगल किसके बराबर हुआ? ये एंगल आपका हुआ 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। यार 90 कैसे प्रूफ हो? 90 तो हुआ नहीं प्रूफ, कैसे करोगे? सवाल बहुत आसान है, इसलिए मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। उत्तर तो आ ही गया जनरल टू स्पेसिफिक करके, बट इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? थोड़ा सिमिलैरिटी वगैरह लगा लो यार। अभी सिमिलैरिटी का डिस्कशन चल रहा है तो कुछ सिमिलैरिटी से ही होना है, वही तुम लगा नहीं रहो, ठीक है? एक बात मुझे बता दो थोड़ा सा, कि स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है कि नहीं है? यस, है। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर में तुमने इस वर्टेक्स से कुछ खींचा और इस वर्टेक्स से कुछ खींचा, और दोनों की लेंथ को रखा बराबर। दोनों की लेंथ को तुमने बराबर रखा है। दोनों ट्राइंगल भैया सेम बनेंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सेम नहीं बनेंगे तो ये लेंथ कभी बराबर हो ही नहीं सकती है, बिकॉज स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है। तुम किस वर्टेक्स से चल रहे हो ये मामला छोड़ दो, तुम किसी भी वर्टेक्स से चलो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। द क्वेश्चन इज कि अगर तुमने यहां अल्फा एंगल पे लाइन खींची है, तुम्हें यहां भी अल्फा एंगल से ही लाइन खींचनी पड़ेगी, तभी ये बराबर होगा, ना बराबर और नहीं होने वाला। तुमने साइड से यहां एंगल अल्फा नहीं रखा तो नहीं बनेगा, कर लो जो करना है। दैट्स द होल केस। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, एंड देन यू विल से दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा हुआ, ये अपने आप 90 हो गया। बिकॉज अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, और अगर ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा है तो ये 90 हुआ।
तो द लॉजिक हियर गोज लाइक दिस कि आप स्क्वायर की सिमेट्री को तो यार समझो, और स्क्वायर की सिमेट्री यह है कि अगर मैंने यहां से भुजा से अल्फा, आप देखो हर एंगल पे लाइन की लंबाइयां अलग अलग होंगी, इस एंगल पे लाइन की लंबाई अलग है, इस एंगल पे लाइन की लंबाई अलग है, इस एंगल पे लाइन की लंबाई अलग है, इस एंगल पे लाइन की लंबाई ये है, इस एंगल पे अलग है। तो ये जो लेंथ ऑफ लाइंस हैं ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आप बेस साइड से कितना एंगल ले रहे हो। तो अगर मैं बेस साइड से यहां पर एंगल अल्फा ले रहा हूं तो मुझे यहां भी बेस साइड से अल्फा एंगल लेना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा, वरना बराबर कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। एक और तरीका मेरे पास समझाने का है, बट वो तरीका मैथमेटिकल है, उससे मैं बहुत तुरंत तुम्हें समझा देता है चीज। सो सिंपली समझा दूं, मैं tan थीटा लिख के दिखा दूंगा तुमको। आपसे मैं यही बोलूंगा कि यार तुम एक काम करो, तुम ये जो बराबर दिया ना APDQ को बराबर दिया है, यहाँ पर APDQ जो बराबर दिया है इसको तुम मान लो कि ये x के बराबर है, राइट? अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो ये तुम x मान लो और भुजा a मान लो, तो आप यहाँ मान लो थीटा मान लिया तुमने, और यहाँ तुमने अल्फा मान लिया, मान लो अलग अलग। फिर मैं कहूंगा जरा लिखो साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा लिखो। तो मैं कहता कॉस थीटा तुम लिखोगे तो तुम्हें मिलेगा a/x। फिर मैं कहूंगा दूसरी जगह जरा कॉस अल्फा लिखो, वो भी क्या मिलता तुमको a/x। फिर मैं कहता देखो थीटा अल्फा के बराबर है। बट दैट इज समथिंग यू आर डूइंग मैथमेटिक्स टू सी डू दिस, जबकि जो चीज साफ साफ दिख रही हो देख लो। तो यहाँ पर जब तक ये बेस से एंगल बराबर नहीं होंगे तब तक ये भुजाएं बराबर हो ही नहीं सकती हैं। और अगर ये एंगल अल्फा और अल्फा हमने डिसाइड कर लिया तो ये तो स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, और 90 से 90 माइनस अल्फा होता है, और ये अगर 90 माइनस अल्फा और अल्फा है तो ये तो 90 है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है, तो 90 माइनस अल्फा और अल्फा है तो ये 90 होगा ना। तो आंसर आ गया ना 90 डिग्री। कितना आसान सवाल है, ठीक है। मैं कुछ सवालों का सॉल्यूशन आपको तुरंत नहीं दूंगा, आपको परेशान करूंगा, प्लीज क्षमा कीजिएगा इसके लिए, अच्छा लगता है मुझे परेशान करना। देखिए सवाल आपका 34वां सवाल मेंसुरेशन का है बेसिकली, राइट? ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में कई बार लाइंस बहुत ब्लर होती हैं। इट्स लाइक जैसे हम लोग जब कैट के लिए पढ़ाते थे पहले, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को अलग अलग नहीं पढ़ाते थे, इट यूज्ड टू बी सेम टॉपिक, राइट? बिकॉज मेंसुरेशन और क्या, एक में एरिया निकालना होता है, एक में नॉर्मल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइन एंगल्स फलाना ढिमकाना। तो ये सवाल यहाँ पर पढ़ा जरूर हुआ है मेंसुरेशन का, घबराइएगा मत, लेकिन इसको करेंगे हम तभी जब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंसुरेशन। अभी इसको होल्ड पे रखेंगे सब, ठीक है? एरिया वगैरह के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लो। चलो ये सवाल करो, ये सवाल परफेक्टली है रेशियो का त्रिभुज के। 35वां सवाल क्या है कि गिवन फिगर में एक फिगर दिया है, यू आर जो है हमारा, यू आर कहाँ है? लाइन का रंग यहाँ बदल देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये है हमारी यू आर रेखा, ठीक? यू आर हमारा बी एस के पैरेलल है, ये देखो ये हमारा बी एस है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनका रंग कर दिया मैंने लाल। यूटी हमारा पी एस के पैरेलल है, तो यूटी का कलर कर देते हैं नीला। यूटी हमारा पी एस के पैरेलल है, लग तो नहीं रहा यूटी पी एस के पैरेलल, खैर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, हमें क्या करना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, बट ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या बोला गया। एक कह रहा है आपसे कि एस आर जो है 2 है, वी क्यू तुम्हारा 2 है, ठीक है, क्यू टी 1 है, टी एस 3 है, पी क्यू आर 90 डिग्री है। ये चलो अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि 90 डिग्री का कोण है। आपको एरिया बताना है ट्राइंगल क्यू वी टी, ये क्यू वी टी ट्राइंगल है, राइट? घबराना मत, ये एरिया का सवाल जरूर है, बट इसमें मेंसुरेशन का कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। तो ये क्यू वी टी है और क्यू यू आर है, क्यू यू आर। essentially if you clearly see then क्यू यू आर, ठीक है, क्यू यू आर का एरिया मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे यू भी पता लग जाए। यू भी मालूम नहीं, मुझे यू भी पता करना है। इफ आई नो यू वी आई कैन गेट माई आंसर, यस और नो? तो अब हमें देखना है कि हम यू भी कैसे मालूम करेंगे, और यहां पर थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। कैसे देखो, इसलिए सवाल यहां पर दिया बिकॉज हमें यहां सिमिलरिटी यूज करनी है। क्लियर? इवन ये जो सवाल है इसमें भी थोड़ा सिमिलरिटी का इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन ऑफ साइड में, बिकॉज राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पर। तो उस पर्सपेक्टिव से ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इफ आई हैव टू एक्सप्लेन कि 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, राइट? ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे सवाल को भी कभी, तो आप देखोगे कि यहाँ सिमिलरिटी का इस्तेमाल होगा कि ये साइड अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी कि एक्स कितना है, देन हम यूज सिमिलरिटी करेंगे। बट यहाँ पर चूंकि एरिया की बात कर रहा है बाद में सिमिलरिटी निकालने के बाद, इसलिए मैंने इसको अभी होल्ड पे डाल दिया, परेशान ना हो इसके लिए, ठीक? बट ये पढ़ा यहाँ पर इसलिए क्योंकि इसमें सिमिलरिटी का इस्तेमाल है। चलो इधर आ जाओ, पहले यूवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम वो सिमिलर ट्राइंगल देखें जहां से यूवी की वैल्यू हमारी निकाली जा सके। तो आप तुरंत ही कहोगे कि वी क्यू एस और यू क्यू आर ये सिमिलर है। देखो वी क्यू एस ट्राइंगल जो है जिसमें हाइपोटेन्यूज लाल वाला है, और यू क्यू आर में भी हाइपोटेन्यूज लाल वाला है, लाल लाल पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गया।
अब इनके बेस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो आपका QS है यहां पर और वहां जो QR है, जो QS है वो QR के प्रोपोर्शनल हो गया। हमें निकालना तो UB है, UB निकालने के लिए UQ निकाल लेते हैं। तो दूसरे में है UQ, वही पहले में क्या है VQ, VQ हमें पता है। तो QS की वैल्यू 4 है, QR की वैल्यू 6 है। तो जो VQ है हमारी, VQ की वैल्यू 2 है, तो जो UQ होगा वो मुझे निकाल लेना है। UQ की वैल्यू 3 आ गई, देखो। बट सिमिलैरिटी मैं तो ऐसे कभी नहीं लगाऊंगा। मतलब ठीक है, अच्छा है, हमें लिखना आ गया है, बट आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो यार कि इसका जो बेस है वो 4 है तो इसका बेस क्या है 6, 1.5 गुना है कि नहीं है? ये सब बोलना शुरू करो ना। बेस देखो, इसका बेस क्या है 4 है, उसका बेस 6 है, तो 1.5 गुना हो गया। तो इसका बेस कितना होगा? अगर इसका बेस 2 है तो उसका बेस 1.5 गुना होगा, यानी 3 होगा। और अगर 3 होगा तो ये 1 ही होगा ना। सब कहानी क्यों लिखना? UR अगर BS के पैरेलल तो इनका गैप सेम होना चाहिए। ये किसने बोला तुमको गैप सेम होना चाहिए? परपेंडिकुलर गैप सेम होता है बेटा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। कोई भी गैप सेम थोड़े ना, यहाँ ये गैप दूसरा इंक्लिनेशन पे, यहाँ गैप दूसरे इंक्लिनेशन पे। दूसरा भी तरीका मैं तुमको बताता हूँ इसको करने का। देखो, आप कहोगे जब यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यानी ये इसका डबल है। ये जो इतना पोर्शन है, ये इतने पोर्शन का करस्पॉन्डिंग साइड हुआ। देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग नहीं कहेंगे बट इनका रेस्पेक्टिव रेशियो मेंटेन होगा। भाई जब ये यहाँ 2 है तो यहाँ ये 4 है, 2 गुना है। तो यहाँ जब इतना ये 2 है तो यहाँ इतना ये 1 होगा, आधा होगा। सिमिलैरिटी, इट हैज टू बी हाफ। तो ये UB की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ आपको किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको QBT और QUR का एरिया निकालना है। तो QBT कहाँ है? QBT का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया QBT। QUR की बात करें तो देखो उसमें हाफ हुआ इसका बेस, एक मिनट, हाफ इंटू 1 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू QUR। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा इसका 6, हाइट हो जाएगा 3। ऑलराइट, सो लेट्स फिगर आउट। हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1:9। तो इस सवाल में ना द बेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इज हाउ टू फिगर आउट द सिमिलैरिटी। सेम यहाँ पर है, लाओ लगा लो यार, मतलब ऐसा ना तुम्हें लगे कि ये क्यों छूट गया, जी का जंजाल बना दोगे तुम मेरा रोज पूछ पूछ के। लगा लो सब। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये A और A होगा, कम से कम इतना डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, राइट? A और A, ये साइड x है तो ये x होगा, ये x होगा, ये भी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये थीटा है तो आप कहोगे ये भी थीटा होगा, राइट? मैंने लिख दिया कि ये थीटा होगा तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, टोटल 180 बनेगा। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये स्क्वायर है, ये 90 होगा क्योंकि ये 90 होगा, तो ये थीटा बनेगा। क्लियर? नाउ यू कैन से कि अगर ये थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। यू कैन सी देयर आर सो मेनी सिमिलर ट्रायंगल्स हियर। कितने सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब अगर आप देखो तो देखते रह जाओ, इतने सिमिलर ट्रायंगल हैं आपके पास, राइट? यस और नो? अब एक काम करते हैं, हमें इन सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड x है इसको हमें a से रिलेट करना है, क्योंकि x अगर a के टर्म्स में आ जाएगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। यस और नो? यस, अगर x a के टर्म में आ जाए तो मेरा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब x को अगर मुझे a के टर्म में निकालना है तो पूरा कार्यक्रम वही होना चाहिए कि x हमारा a के टर्म में कैसे आएगा। x को हमें क्या करना है, a के टर्म में निकालना है। कितने लोग कह रहे हैं √2a आएगा? x की वैल्यू √2a आएगी, कैसे? अब एक चीज बताएं तुम्हें, ये थीटा जो है ना, थीटा नहीं है यहाँ पर। थीटा तो मैंने शुरू में लिख दिया, थीटा 45 डिग्री है क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो थीटा अननोन नहीं है, थीटा 45 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का केस दिया हुआ है आपको। तो यू विल से दिस वैल्यू इज 45 डिग्री। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल नहीं होता तो मुझे थीटा मालूम नहीं था। अभी तो यहाँ थीटा भी पता है 45, चीजें और आसान होगी तुम्हारे लिए। ये a हो गया, ये a हो गया, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई, a√2 हो गई। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में a√2 होता है। अब आप कहोगे ये वैल्यू अगर मेरी x है तो यहाँ ये x है। अब देखो ध्यान से, अगर 45 डिग्री है और ये x है तो क्या ये कितना बनेगा, 90 है। 45 के अपोजिट x है तो यहाँ भी ये 45 के अपोजिट x ही बनेगा। सेम कहानी यहाँ जाओ आप कहोगे ये 45 के अपोजिट x है, ये 90 होगा, ये भी 45 के अपोजिट बनेगा, ये भी x बन जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल। तो ये x प्लस x प्लस x क्या बन गया, 3x। 3x की वैल्यू आपकी a√2 के बराबर हो गई, राइट? 3x अगर a√2 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, a√2/3।
अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर के एरिया और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। स्क्वायर का एरिया बनेगा ए स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, स्क्वायर का एरिया बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का रेशियो मुझे किससे निकालना है, ट्राइंगल के एरिया से, जो कि बनेगा हाफ ए स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर बाई 9, यहां पर वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, आपका आंसर आ गया 4:9, 2 दूनी 4 9। आंसर क्या होगा डी। कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर वाला भी आइसोसेलेस है, क्यों नहीं है, अगर 45-45 बन गया, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो ये 90 होगा, तो ये 90 है, ये 45 है तो 45 ही बनेगा ना, यस और नो। तो आसान सवाल था, बट एरिया है तो मेंसुरेशन बोल सकते हैं कि मेंसुरेशन का है, बट अल्टीमेटली ये सवाल बेसिकली नॉर्मल ट्राइंगल का ही है, ठीक है, कि वहीं से हमें आगे बढ़ना कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन, ऐसे बोल सकते हो आप। अगर ये 45 नहीं होता, यहां पर हम एक जनरल एंगल ले लें थीटा, इस साइड को हम ए ले लें, इस साइड को हम बी ले लें, मान लिया जनरल एंगल बात करें, तो ये हम फिर मेंसुरेशन में पढ़ेंगे कि दो तरह के स्क्वायर्स बनते हैं और उनका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए बी के टर्म्स में, वो सारी बातें हम लोग करेंगे जब हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स। राइट एंगल नहीं होता एरिया, मैंने अगेन बोला कि ये सब बातें फिर बात की हैं, इसलिए मैंने सवाल छोड़ दिया था अभी, फिर मैंने कहा चलो करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फिर आप तरह तरह के सवाल करने लगोगे। बट अभी आप भावनाओं को काबू रखिए, मेंसुरेशन की चर्चाएं बाद में होंगी, एरिया और एरिया डिटेल में, विल टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर, एक्सेप्ट अगर सिंपल सवाल है जैसे सिमिलैरिटी बेस्ड एरियाज हैं तो उनसे हम डील करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी में एरिया कहीं ना कहीं आ जाता है, कल मैंने बताया भी था आपको कि लेंथ के रेशियो का स्क्वायर करने से एरिया रेशियो आता है सिमिलैरिटी में, ठीक है, तो वो उस लेवल तक जो चीजें हैं वो हम लोग डील करेंगे अभी। डी और ई हमारे पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी साइड पर, ट्राइंगल एबीसी में इस तरीके से कि डी हमारा बीसी के पैरेलल है, एडी और डीबी का अनुपात 4:5 है, सीडी और बी हमारे एफ पॉइंट पर काटेंगे, हमें डीईएफ और सीबीएफ का एरिया रेशियो चाहिए। देखते हैं क्या सवाल है, कुछ सिमिलरिटी बेस ही लग रहा है, बनाते हैं डायग्राम और देखते हैं, फिगर आउट करेंगे। देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे ए की, बी की और सी की, डीई हमारा बीसी के पैरेलल है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा, जब भी आप एक ऐसी रेखा खींचोगे जो बेस के पैरेलल होगी, राइट, ट्राइंगल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, क्या करें, कलम लो, ट्राइंगल ड्रॉ करो बैठ के, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, त्रिभुज नहीं बना पाते हो तुम तो 1000 बार त्रिभुज बनाओ बैठ के, बन जाएगा है। इतनी छोटी छोटी समस्याएं लेके मत आया करो मेरे पास, जैसा ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, ये डी और ई बन जाएगा, पैरेलल है। देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है तो इस केस को समझना है पहले तो, दो चीजें मैं यहां सिखाऊंगा आपको, दोनों चीजें बहुत गौर से सुनिएगा, दो चीजें सिखाऊंगा, एक नहीं दो। ट्राइंगल में अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक ये त्रिभुज है जिसमें एक ये लाइन है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स वाला मामला। ये एंगल अगर आप अल्फा बोलोगे तो ये एंगल क्या होगा, तुम्हारा अल्फा हो जाएगा नेचुरली। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये मेरा एबीसी है और ये मेरा डी और ई है, तो तुरंत ही आप बोल देना कि जो एडीई ट्राइंगल है ये सिमिलर है एबीसी के, ये सर नो। जब भी आप एक लाइन खींचोगे जो बेस के पैरेलल होगी, तो एक ऊपर छोटा ट्राइंगल है, एक नीचे, ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दे आर बोथ सिमिलर। हाँ जी, एंड देन यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब हम आते हैं एक और केस में जो ट्राइंगल में बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग केस, और वो केस ऐसा होता है कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरह का, राइट, एंड देन मैंने एक लाइन पैरेलल नहीं खींची बल्कि ऐसी खींची, लेकिन मैंने कहा कि ये अगर थीटा है तो यहां पर ये थीटा है, मैंने कहा ये अगर यहाँ अल्फा है तो यहां पर ये अल्फा है, इवन उसको नहीं भी बोलो तो चलेगा, रिक्वायर्ड नहीं है बोलना, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहां पर ये डी है और ई है। आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चन कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो अगर मैं लिखता हूं ट्राइंगल ए ई डी और मैं लिखता हूं ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए, सॉरी ए बी सी, तो ये भी दोनों सिमिलर हुए, इसलिए हुए क्योंकि ए एंगल तो दोनों में सेम है, कॉमन है, ए एंगल दोनों में सेम है, और ये एक और एंगल आपने बोल दिया कि बराबर है,
तो AED हमारा ABC के सिमिलर हो गया। तो ये केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो दिखता नहीं है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है डी, लाइन पैरेलल होते समय तो साफ साफ दिख जाता है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिमिलरिटी है, साफ साफ दिख रहा है। बट यहाँ लाइन पैरेलल नहीं है बट सिमिलरिटी है, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो ये केस भी बड़ा पॉपुलर है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा मजेदार हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। जैसे यहाँ अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड की बात करोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या है जरा बताओ। आप कहोगे एडी करस्पॉन्ड कर रहा है एबी को, एडी और एबी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एई आपका एसी से करस्पॉन्डिंग साइड बनाता है, एईसी सब साफ साफ दिख रहा है। डीई हमारा बीसी से करस्पॉन्डिंग साइड है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, यहाँ एई एबी के करस्पॉन्डिंग है, तो ये जो लेंथ है एई, ये करस्पॉन्डिंग किसको है, इसको, एबी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं एडी की बात करूं, ये एडी वो इस एसी के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ मतलब डिफरेंट ओरिएंटेशन से करस्पॉन्डिंग साइड्स का। पिछले केस में बहुत डायरेक्ट ओरिएंटेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ उल्टी कहानी है, क्योंकि एंगल उल्टा जाके सही हुआ है, तो कहानी पूरी उल्टी है। क्लियर है कि नहीं? यस बोलो। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है सब? हाँ जी। तो ये दो चीजें ध्यान रखना आप। तो इस सवाल में आप क्या करें, आगे देखते हैं। डीबीसी के वैल्यू का, एडी और डीबी का रेशियो मुझे दिया है 4:5। सीडी और बीई हमारे एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमने बनाया सीडी और बीई, ये इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, एफ पॉइंट पर हो रहा है, राइट? एफ पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है। आपको डीईएफ और बीएफसी का एरिया बताना है। अब यहां पर एक केस मैं और ऐड कर देता हूं, सेम जो बिल्कुल इस सवाल के लिए ही बना है केस। तो लेट्स से मैंने कहा ये है, ऐसे है, आपने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, सब कुछ बहुत सही से चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं इसको मैं यहां से ज्वाइन करूंगा, इसको मैं यहां से ज्वाइन करूंगा, और इसको ज्वाइन करने के बाद ये पॉइंट जो है जहां भी मिलते हैं दोनों, तो समझना ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, कि अगर मैं इस एंगल को बोलता हूं मान लिया थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये कोण शीर्षा विमुख कोण है, सीधा देखो बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो आपको ये समझना है कि ये छोटू ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है, आपस में। मैं इनका अगर नामकरण करूं तो मैं कहूंगा ये ए बी सी है, और यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी डी ई और एफ। और आप यहां पर बोलोगे कि भाई जो एबीसी ट्राइंगल, एबीसी देखो, एक तो सिमिलरिटी है कि एबीसी हमारा एडीई के सिमिलर है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है, तो पहले ही पता है। दूसरा जो ट्राइंगल सिमिलर है वो है ट्राइंगल डीईएफ, और ये किसके सिमिलर है जरा बताओ? ट्राइंगल डीईएफ किसके सिमिलर है? सी बी एफ, ट्राइंगल सीबीएफ के सिमिलर है। एक और चीज यहां पर मैं लिख देता हूं जो काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, कि जो यहां डीई है, डी को छोड़ दो अभी, अभी आप लिखो ईएफ, ईएफ बटे एफ डी। ईएफ लिखा और एफ डी लिखा, यहां मैं लिख रहा हूं बीएफ बटे एफ सी। तो क्या बनेगा देखो, ईएफ इंटू एफ सी बराबर बीएफ इंटू एफ डी। तो मजेदार रिलेशन देखो, दो पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड्स के हमने कॉर्नर्स पकड़े, एंड पॉइंट पकड़े, उनके एंड पॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल मिलेंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। और इस डीएफ को अगर आप एफसी से गुणा करोगे, मतलब सेम ये लाइन ही पकड़ लो, एक लाइन, इस लाइन में डीएफ अगर हम एफसी से गुणा करें और बीएफ अगर हम एफई से गुणा करें, बीएफ अगर हम एफडी से गुणा करें, राइट, सॉरी 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 गलत बोल रहा हूं, ईएफ को एफसी से गुणा करें, मैं कलर कोडिंग कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ईएफ है और ये हमारा एफसी है, इन दोनों का आपस में गुणा ईएफ का एफसी से इज इक्वल टू ये डीएफ का एफबी से। यहाँ से आप इसको ऐसे करके इनको इकट्ठा कर सकते हैं, लाइक दैट, यू नो, दे जस्ट गेट कंबाइंड एंड दिस थिंग्स बिकम इक्वल, राइट, लाइक दिस। तो ये नीले वाले का प्रोडक्ट ये आपका इस प्रोडक्ट के बराबर होता है। जरा ये सवाल आप ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
ऑल राइट, चलिए। सो सिमिलैरिटी अगर हो गई तो एक मजेदार पॉइंट और नोटिस करना कि जो डीई है और जो बीसी है ये तो क्लियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। डीई बीसी क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दे आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो अगर मुझे इन दोनों का रेशियो पता हो तो मैं इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बता सकता हूं। जैसे यहां आ जाओ, इस सवाल में पूरी कहानी जो करनी थी वो कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ट्राइंगल जो एडीसी है और जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है दे आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो एक चीज आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डीई और बीसी का जो रेशियो बनेगा वो वही होगा जो एडी और एबी का रेशियो होगा। देखो, अगर डी डीई एडीई लिखना चाहिए था मुझे, हाँ, तो डीई और बीसी का वही रेशियो होगा जो एडी और एबी का होगा। आप देख भी सकते हो कि डीई और बीसी करेस्पॉन्डिंग साइड है, उसी तरह से एडी और एई करेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो 4/9 आपका बन गया डीई बटा बीसी। और जब ये 4/9 बन गया तो इस त्रिभुज में अगर ये 4x है तो ये 9x है। तो दो त्रिभुज में जो कि सिमिलर हैं उनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 4:9 आ गया। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 4:9 आएगा तो जो एरिया रेशियो बनेगा, एरिया रेशियो 16:81 बन जाएगा। एरिया रेशियो 16:81 हो जाएगा। अगर साइड रेशियो मुझे पता लग गया, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4/9 है, तो एरिया रेशियो उसी का स्क्वायर करने से आ जाएगा, तो वो बनेगा 16/81। 16/81 क्या होगा? आंसर होगा हमारा बी। तो बी इज द राइट आंसर हियर। ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट? से यस। जस्ट अ मिनट, रिक्वेस्ट टू शेयर। ओके, चलिए। सैंतीसवां क्या है? एबीसी ट्राइंगल आर पी क्यू ट्राइंगल के बराबर है। एरिया रेशियो 8:27 है। AB की वैल्यू 2√6 है, BC की वैल्यू 3 है। देन फाइंड PQ। ओके, सो बहुत सिंपल सवाल है ये। एरिया रेशियो अगर ABC और RPQ में मुझे पता है एरिया रेशियो 8:27 है, ये एरिया रेशियो है। लेट मी कॉल इट A1:A2, मतलब एरिया रेशियो। तो साइड रेशियो क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होगा? तो इसको मैं ऐसे डिवाइड लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल करेस्पॉन्डिंग साइड में लिख सकता हूं ना, AB यहां पर है, RP यहां पर है, लाइक दैट। ये करेस्पॉन्डिंग साइड लिख सकता हूं मैं। तो ये वैल्यू बनेगी 2√2/3√3 अगर मैं एरिया रेशियो की बात करूं तो। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बस ये बता दो आप कि यहां जो मुझे निकालना है PQ, इस PQ का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहां BC है या नहीं है? yes. तो मुझे अगर BC पता है तो यही चीज आपकी BC/PQ के बराबर भी होगी। और आपने BC को 3 दे दिया है, PQ मुझे निकालना है, तो मैं यहां से PQ निकाल सकता हूं। तो PQ की वैल्यू क्या बनेगी? 9√3/2√2। आंसर कहां है आपका? बी ऑप्शन। इतना कुछ लिखना नहीं है आपको जितना मैंने यहां लिख के मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। आपको सिंपली सोचना है कि यार BC मुझे दिया हुआ है, पहले ट्राइंगल का BC, दूसरे ट्राइंगल का PQ है, राइट। इन दोनों का साइड रेशियो क्या है? आप कहोगे यहां पर आपका 3√3 है और यहां ये 2√2 है।
तो जो यहाँ 3√3 है वो यहाँ 2√2 है। जो यहाँ 1 बनेगा वो वहां क्या होगा, 2√2 बटा 3√3 होगा रेशियो में। तो जो यहां मुझे ऐसे बोलना चाहिए, जो वहां 1 है, जो वहां 1 है बीसी के लिए छोड़ो, साइड रेशियो की बात कर रहा हूं। अगर वहां साइड 1 मान लूं तो यहाँ 3√3 बटे 2√2 बनेगा। अब जो वहां बीसी है वो यहाँ पीक्यू है, बीसी वहां 3 है, तो यहाँ 9√3 बाई 2√2 बनेगा या नहीं बनेगा? यस। आपका आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अच्छा सवाल है सिमिलरिटी का, यहां डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने ऑलराइट फिगर आउट करना है। ओके नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, ट्राई करिए। अच्छा सवाल है, डू इट प्लीज। ऑलराइट, in the given figure express the b in terms of x y z and a। b को हमें एक्सप्रेस करना है x y z and a। how can we do that? let us first think about similarity equation here कि similarity है नहीं है, क्या है, कैसे। तो देखो एक चीज तो क्लियर है यार कि एक बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 29 डिग्री है, यहाँ पर एक ये एंगल 29 डिग्री है, तो ये वही डायग्राम होगा जो मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, याद है आपको? बस ये टेढ़ा करके बना हुआ है, गिरा दिया उस डायग्राम को इन्होंने। ये जो डायग्राम बनाया ना हमने, ये वाला, इसी को गिरा दो, ऐसे मोड़ दो तो वो बन जाएगा। इस ए को ना खींच के यहाँ ले आओ, ऐसे ऐसे गिरा दो, तो ये डायग्राम यही वाला डायग्राम है, ये सेम डायग्राम। तो आप कह सकते हो ये आर एंगल दोनों में कॉमन है, इसको थीटा बोल देते हैं। तो सिमिलैरिटी लगा लो, लिख लो। सिमिलैरिटी कैसे लगेगी? आप कहोगे कि जो एक एंगल है जहां से शुरू करते हैं, जहां पर आपका 29 डिग्री है क्यू, फिर एक एंगल है जिसको मैंने मार्क ही नहीं किया है वो है पी, और एक है आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ये सिमिलर है, फिर से यहां जाते हैं, एक 29 डिग्री है, ये है एम, देन हम जाएंगे और थीटा को छोड़ के जो है वो ओ, एंड देन हमारे पास क्या है? आर, एम ओ आर, राइट। ये दोनों सिमिलर हो गए। नाउ वंस यू हैव रिटन दिस, इसके आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या क्या मुझे पता है? देखो यहां मुझे ओ आर पता है मुझे ओ आर। ओ आर के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहां ओ आर है, वहां पी आर है, राइट। यहां ओ आर है, वहां पी आर है, तो आप यहां ओ आर की वैल्यू लिखिए जेड, सेम चीज वहां मैं पी आर लिख देता हूं, सॉरी ओ आर की वैल्यू लिखिए एक्स, यहां पी आर की वैल्यू लिखिए जो कि है जेड, लिख दिया मैंने, राइट। अब देखो मुझे एक चीज यहां पता है वाई, जो कि एमओ है, तो जो एमओ है उसको मैं यहां इसके नीचे लिखता हूं वाई, तो जो एमओ यहां पर है वो वहां क्यूपी यानी पीक्यू है, वो वहां ए है। ये दोनों चीजें कम से कम रिलेट हो गई आपस में। मुझे लेकिन अभी बी का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं नहीं कर पाया हूं, राइट। अब ये बी का इस्तेमाल कैसे होगा? जब हम किसी तरह से क्यू आर का इस्तेमाल करें, राइट। क्यू आर का इस्तेमाल करेंगे तो एम आर का इस्तेमाल होगा, ये हमारा क्यू आर है, और यहां हमारा एम आर का इस्तेमाल होगा। एम आर हमें पता नहीं है, पी आर सी, पी आर में क्या हो गया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सही करो। अच्छा ये पूरा सी जेड नहीं है, ओके ओके, पी आर मुझे सी दिया हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा।
पी आर को मैंने जहां जेड लिखा है सी के बराबर है, ठीक है। जेड इसको दिया हुआ है, राइट, इतना, लेकिन उन्हें अलग से बनाना चाहिए इसको, लाइन वन खींचे, कुछ सही से दिखा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। सो एम आर को हम रिलेट कर सकते हैं, जो एम आर यहाँ पर है, एम आर वही चीज यहाँ क्यू आर है, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी जेड बटे बी प्लस एक्स, राइट, ऐसा होगा। अभी ठीक है सब, होप नो कंफ्यूजन शुड बी देयर नाउ, ओके। अब हमें देखना क्या है, हमें बी को निकालना है एक्स वाई जेड ए के टर्म्स में, बी को निकालना है एक्स वाई जेड ए के टर्म में, यानी मुझे सी को एलिमिनेट करके रखना है, सी की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स वाई जेड ए के टर्म्स में हमें निकालना है बी को, सी की आवश्यकता हमें नहीं है। सो सी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इफ आई यूज ए देन सी की हमें जरूरत भी नहीं है, अगर हम केवल इसका इस्तेमाल करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट यूज दिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट उसमें सी भी नहीं आएगा और उसकी नीड भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसकी नीड भी नहीं है, बट ए मुझे चाहिए, ए मुझे चाहिए, y बाई ए, तो करेस्पॉन्डेंस आर्टिकल लिखोगे तो आ जाएगा। एनीवे, लेट मी राइट दिस इन अ डिफरेंट वे, देयर इज अनदर वे टू राइट दिस, यस, उधर आता हूं अभी। देखो आंसर में मुझे ये कंफर्म है कि मुझे ए चाहिए, यस, ए चाहिए कि नहीं चाहिए, यस, ए इज रिक्वायर्ड मैंडेटरली। मुझे y चाहिए, y हर ऑप्शन में, ऑप्शन में बस c नहीं है, तो हम c को नहीं लिखेंगे, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यस, ए को नीचे डालेंगे क्योंकि ए राइट साइड में जा ही रहा है, तो PQ मुझे नीचे लाना है, तो PQ अगर यहाँ पर A है तो इस ट्राइंगल में देखो PQ की जगह MO है, MO यहाँ Y है, तो ये तो एटलीस्ट इतना आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स आई वांट टू यूज, मुझे B की जरूरत है क्योंकि B निकालना है, तो जो यहाँ B प्लस एक्स है जिसको हम बोलेंगे QR हमारा B प्लस एक्स है, वही वहां MR है, और MR की वैल्यू हमारी Z है, तो हमने Z लिख दिया, दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो यहां से आप देखोगे तो आपकी जो वैल्यू यहां पर मिलेगी, दैट वी नीड टू फिगर आउट B की वैल्यू, वो मिलेगी ए जेड बटा वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, जेड बटा वाई माइनस एक्स बटा ए इंटू ए, जेड बटा वाई माइनस एक्स बटा ए इंटू ए, और ये आंसर आपका सी आ गया। तो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा हमें कि बेसिकली, क्योंकि टर्म्स जो दिए हैं ना, रिलेशंस और भी बन सकते हैं, सी के टर्म में बन सकते हैं, सी हमें चाहिए नहीं, तो उनको जो एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहिए वही फॉर्मेट हमें खोजना है, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे तो आपको जेड बटा वाई 3 जगह दिख रहा है, और वाई बटे जेड एक जगह दिख रहा है। आप ऑप्शन में देखोगे तो हर जगह आपको ए प्रोडक्ट में दिख ही रहा है, तो मुझे ए का इस्तेमाल करना है, अगर ए का इस्तेमाल करना है तो PQ मुझे करस्पॉन्डिंग साइड लेनी ही लेनी है, एक साइड PQ हो गया, मुझे B निकालना है तो मुझे B प्लस एक्स भी लेना पड़ेगा, तो इस तरह से मुझे B प्लस एक्स और A का इस्तेमाल करना है बड़े वाले ट्राइंगल में, और बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं B प्लस एक्स बटा A ले रहा हूं तो छोटे वाले ट्राइंगल में वही चीज Z बटा वाई के बराबर है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर मच क्विकर, ठीक है, तब आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपकी, राइट। आई होप इट इज क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन। हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखिए, 39th क्वेश्चन जरा पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश करिए, 39th क्वेश्चन प्लीज। Okay, did you get the answer? In triangle PQR, A and B are the midpoint of PQ and PR respectively. तो अब वो समय आ गया कि मैं आपको सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम बता दूं क्या है, ठीक है, तो आ जाओ, ये आपको कई लोगों को आता होगा पहले से मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि 10th में हम पढ़ते थे, रटते थे इसको,
midpoint theorem. So let's understand midpoint theorem first. So midpoint theorem क्या है कि जैसे अगर एक त्रिभुज है लेट्स से, तो कहा जाता है कि इस त्रिभुज के अगर दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को मैं ले लूं, यहां पर ले लिया मैंने मिड पॉइंट, दिस इज इक्वल, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया जो ये दोनों बराबर हों, तो ये जो रेखा बनेगी ना, थर्ड लाइन, तीसरी रेखा, ये इसके पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। तो इसमें प्रॉपर्टी ये है कि ये एबीसी है, ये हमारा मान लेते हैं डीई है, तो डीई जो होगा ये बीसी के पैरेलल होगा और साथ ही साथ डीई बीसी का आधा भी होगा। डी और ई क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये दिया होना चाहिए, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी एंड ए सी। समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ऑलराइट, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब हो गया कि अगर डी बीसी के पैरेलल है और अगर डी बीसी का आधा है, अगर डी बीसी के पैरेलल है, अगर डी बीसी का आधा है, तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू दैट डी एंड ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स। अब इसी के थ्रू एक मजेदार बात बनती है, मैं आपको दिखाता हूं। और मजेदार बात ये बनती है कि लेटर से मैंने ऐसे कोई अजीब सा ट्राइंगल बनाया, देखो ये अजीब सा ट्राइंगल है, टेढ़ा मेढ़ा। गौर से देखना कि मैंने इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट पकड़ा और इसका मिड पॉइंट पकड़ा, ऐसे कहीं भी ले लो, कैसा भी ट्राइंगल ले लो, ये प्रॉपर्टी इतनी मजेदार है, ये पैरेलल बनेगा, राइट। आप इसका मिड पॉइंट तो यही हो गया, आप इसका मिड पॉइंट पकड़ लो ये, तो ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल आएगा। आप इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो तो ये इसके पैरेलल आएगा, राइट। तो ये वैल्यू इसके पैरेलल हो गई, देखो ये वैल्यू जो है इसके पैरेलल हो गई। मजेदार बात है कि ये वैल्यू आपकी इसके पैरेलल हो गई, दो बना देते हैं, और ये जो वैल्यू है ना ये इसके पैरेलल हो गई। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, राइट। अब आप बताओ कि क्या इस अंदर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पैरेलल हैं? यस। क्या ये कहने में आपको कोई भी डाउट है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये भी कहने में कोई डाउट है कि तीनों भुजाएं आधी आधी हो गई हैं? नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है आधी हो जाएगी। क्या आपको ये कहने में कोई भी डाउट है कि अगर सारी भुजाएं आधी हो गई हैं तो एरिया 1/4 होगा? नहीं होना चाहिए। और देखो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, क्या ये ट्राइंगल भी सबसे बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर होगा? यस, क्योंकि एडीई में भी क्या है, तीनों भुजाएं ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर ही हैं, वो भी हो गया। क्या इसकी भी सारी भुजाएं सबसे बड़े वाले ट्राइंगल की आधी हैं? यस। तो क्या इसका भी एरिया सबसे बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 है? यस, सेम है। तो यहां ये जो चारों ट्राइंगल बनते हैं ना, ये चारों ट्राइंगल बेसिकली सिमिलर हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। सर्वांग सम जो बाद में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया नहीं मैं सर्वांग समता। सिमिलरिटी और सर्वांग समता में फर्क ये होता है कि सर्वांग समता में कॉन्ग्रुएंसी में एरिया भी बराबर हो जाता है। तो ये चारों ट्राइंगल सिमिलर हैं बड़े वाले ट्राइंगल के। मैं लिख देता हूं इसको, मैं ये लिख रहा हूं कि डीईएफ मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिव साइड्स के। डीईएफ मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिव साइड्स लिख लो यहां पर। तो डीईएफ मिड पॉइंट हो गया रेस्पेक्टिव साइड के। अब इसके आगे जो सिमिलरिटी है ट्राइंगल्स की जरा देखना। एडीई ट्राइंगल जो है ये किसके सिमिलर है? डीबीएफ के सिमिलर है। ये डीबीएफ किसके सिमिलर है? डीबीएफ ट्राइंगल हमारा सिमिलर है एफईसी से। ये सिमिलर नहीं, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट भी है, बट मैं अभी सिमिलरिटी पढ़ा है तो मैं सिमिलर ही लिख रहा हूं। और ये किसके सिमिलर है? इवन ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं सिमिलरिटी की, तो ये एफ ई डी, एफ देखो यहां क्या लिखा मैंने, एडी, ये वाली साइड सबसे पहले आई तो यहां एफ ई पहले आएगा, फिर मैंने डीई लिखा तो यहां ईडी पहले आएगा। तो एक तरह से हम बोलेंगे एफ ई डी, नॉट डी एफ, एफ ई डी लिखना पड़ेगा, राइट नोटेशन। एंड दिस इज अल्टीमेटली सिमिलर टू आपका जो ट्राइंगल एबीसी सबसे पहले। Triangle ABC is similar to triangle AD, is similar to triangle DBF, is similar to triangle FEC, is similar to triangle FED. You can see so many similar triangles available here.
और एक्चुअल में इनके सबके एरियाज 1/4 हैं बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का, इसलिए सबका एरिया 1 1 1 लिख सकता हूं मैं, और बाहर वाले ट्रायंगल का एरिया 4 बनेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सभी को समझ में आई ये बात? तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है, और मिड पॉइंट थ्योरम का एक एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया। और अब हम आगे आ रहे हैं और हम अगला सवाल ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भाई ट्राइंगल हमारा जो पी क्यू आर है, ए बी हमारे मिड पॉइंट है साइड पी क्यू और पी आर के। तो मैं बनाता हूं इसको कि ये हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, ए और बी हमारे मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के। ए और बी हमारे मिड पॉइंट हो गए पी क्यू और पी आर के। क्यू आर माइनस ए बी की वैल्यू 6 है, हमें क्यू आर प्लस ए बी निकालना है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको ये बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये 2x होगा तो x होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम आ जाएगा पिक्चर में, पैरेलल और हाफ। तो ये 2x तो x, इनका जो अंतर है ये 2x माइनस x जो है 6 के बराबर है, तो x की वैल्यू 6 के बराबर होगी। तो अगर मुझे क्यू आर प्लस ए बी निकालना हो तो क्यू आर प्लस ए बी क्या बनेगा आपका 3x। 3x क्या होगा 3 6 18, और 3 6 18 आपका क्या है ऑप्शन सी, सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यस। सही है कि नहीं भाई? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया यहां पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40वां सवाल देखिए जरा। एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, एडी हमारा मीडियन है ट्राइंगल एबीसी का, पी इज ए पॉइंट ऑन साइड एसी, बीपी मिड पॉइंट ऑफ। डायग्राम बनाओ फिर देखो कि क्या कोई नया थ्योरम चाहिए, काम यहाँ से चल जाएगा तुम्हारा। देख लेते हैं। तो हमने कहा मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एडी मीडियन है। अभी मीडियन में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एडी हमने मीडियन बना दिया कुछ। पी एक पॉइंट है साइड एसी पर, और बीपी हमारा एडी को ओ पॉइंट पे मिल रहा है। ओके, सो बीपी बनाएंगे और बीपी हमारा इसको ओ पॉइंट पर मिलेगा एडी को। ओ हमारा एडी का मिड पॉइंट है। ओके, ओ हमारा एडी का मिड पॉइंट है, वो हमारा एडी का मिड पॉइंट है, लाइक दिस। एपी और पीसी का रेशियो निकालना है। तो अभी बस एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है मीडियन, आपको बस ये जानना है मीडियन क्या होता है, बाकी सवाल हो जाएगा। तो पहले उस पर फोकस कर लेते हैं कि व्हाट इज मीडियन। अभी हम मीडियन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस मीडियन मीडियन नाम जान लो, प्रॉपर्टीज हम अलग से करेंगे। मीडियन समझाता हूं आपको कि जैसे लेट्स से मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, एनी जनरल ट्राइंगल, लेट मी मेक ए ट्राइंगल लाइक दिस। मीडियन ये होता है कि हम एक शीर्ष पकड़ेंगे, एक वर्टेक्स पकड़ेंगे, सामने की भुजा पर हम एक बिंदु पकड़ेंगे, पॉइंट पकड़ेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन है जो इस मिड पॉइंट को इसके सामने वाले शीर्ष यानी वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। जैसे हम यहां जाएं और हम कहें कि यहां पर हम एक शीर्ष पकड़ेंगे और सामने हम क्या करेंगे, यहां के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी मीडियन हो गई, राइट। ऐसे हम कहेंगे हम यहां से चलेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, सामने वाले के इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये तीनों रेखाएं मीडियन है। और मजेदार बात क्या होती है, मीडियन सामने इसको जाके क्या करता है, इंटर्स बाइसेक्ट करता है ऐसे। जैसे ये इसने यहां इसको बाइसेक्ट किया है, इक्वली बाइसेक्ट किया है, यहां इसने इसको बाइसेक्ट किया है। तो इन लाइनों को हम मीडियन बोलते हैं, मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली रेखा मीडियन कहलाती है। क्लियर? तो मीडियन बस ये जाना कि मीडियन होता है, बस आगे आगे कुछ नहीं। लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन नाउ। मैं कहूंगा ये और ये इक्वली डिवाइड होंगे, ये और ये क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। मुझे एपी और पीसी का रेशियो चाहिए। तो ये सवाल बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ज्योमेट्री के कई सवाल में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ये एक सवाल है। आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा? ये भैया पता चलेगा नहीं कि कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं करना है। अभी तो पहले जैसे इस सवाल में आपके दिमाग में नहीं आएगा ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है, until you know how to solve it. So this relation will be built through similarity, and for similarity I need some similar triangles. To create that similar triangle I am drawing a parallel line, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं D से एक पैरेलल लाइन खींच दूं
जो ए बीपी के पैरेलल हो तो मुझे कुछ सिमिलर ट्राइंगल दिखने लगेंगे, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींची है और इस लाइन का नाम आप दे दो डी क्यू। ये डी क्यू लाइन हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्ट करी है। तो मैं लिख देता हूं ड्रॉ डी क्यू पैरेलल टू ओपी। ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाना चाहूं तो। आगे चल के हम कभी मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, एंड व्हेन वी विल लर्न मास पॉइंट ज्योमेट्री, वहां पर आपको इसी सवाल को करने का एक और तरीका मिलेगा मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज करके। अभी अगर हम इसको सिमिलैरिटी पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे तो हमें डी क्यू को ओपी के पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये सवाल होगा। अब जरा देखो इसको करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच इज कि यहां पर आपको क्या ये दिख रहा है कि ट्राइंगल एपीओ और ट्राइंगल एक्यूडी ये सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि यार मैंने एक नीली रेखा पैरेलली खींच दी है, और अगर मैंने ऐसा किया है तो एपीओ और एक्यूडी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। यस, समझ में आया सभी को? अगर ये सिमिलर हैं देन मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये भी दिया है कि ओ पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, ये भी दिया हुआ सवाल में। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये रेशियो 1:1 है? तो क्या आप बोलोगे कि एओ का रेशियो एडी से, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, 1/2 है? yes. या एक दूसरा तरीका भी बोलने का मेरे पास है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, बेस के पैरेलल है, डीक्यू के पैरेलल है, तो ये डीक्यू का आधा होगा। या मैं बोलूं कि देखो ये मिड पॉइंट है, ये अगर 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फाइन। बिकॉज अगर ये मिड पॉइंट है और बेस के पैरेलल एक लाइन है तो ये सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा एक्यू का, तो ये 1:1 होगा। एटलीस्ट इतना पॉइंट सॉर्टेड है। कितने लोगों को ये बात इतनी समझ में आ रही जो मैंने लिखी है? दूसरा मैं एक पॉइंट और पूछूंगा आपसे कि एक दो ट्राइंगल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं। एक ट्राइंगल है मेरे पास सी क्यू डी और एक ट्राइंगल है सी पी बी। क्या दोनों सिमिलर है? क्यों? क्योंकि डी क्यू लाइन पैरेलल हो गई और डी क्यू लाइन पैरेलल होने से सिमिलर हो गया। यहां भी सेम कहानी बेटा, कि डी पॉइंट अगर मिड पॉइंट है और बेस के पैरेलल है, बीपी के पैरेलल है, तो ये अगर 1:1 में डिवाइड हुआ है तो ये भी 1:1 में डिवाइड होगा। तो ये पार्ट अगर हिस्सा 1 है तो ये हिस्सा भी 1 ही होगा। ये अगर 1 है तो ये भी 1 ही होगा। ये पॉइंट चूंकि मिड पॉइंट है 1:1 है तो यहाँ भी 1:1 बनेगा। सिमिलैरिटी है, एंड देन अगेन वो वाली प्रॉपर्टी लगा लो आप, मिड पॉइंट थ्योरम वाली। सिमिलैरिटी ना भी सोचो, सिमिलैरिटी तो मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सीधे उसी प्रॉपर्टी की बात कर लो कि ये मिड पॉइंट है, बेस के पैरेलल है, तो ये 1:1 में डिवाइड होगा, बिकॉज ये हाफ होगा इसका बेस का। तो सिमिलैरिटी यूज करके आप इसको लिख सकते हो 1:1, मिड पॉइंट ही होगा ना ये। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम सोचो तो ये मिड पॉइंट होगा, ये 1:1 बन गया। अब जब मुझसे पूछा जा रहा था कि एपी का रेशियो पीसी से क्या होगा, ये पूछ रहा था ना, वो 1:2 होगा। एपी का रेशियो अगर आप पीसी से मुझसे पूछोगे तो दैट इज 1:2। ऑलराइट, दैट्स 1:2। अब यार ये सब केसेस यार एग्जाम में हम ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब बहुत सुप्रीमली स्टैंडर्ड केसेस हैं, इनको मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज केसेस। आपको इन केसेस को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम में तो ज्योमेट्री आपको बहुत तकलीफ दे देगा। तो इनको ध्यान कैसे रखना है आपको, कुछ ऐसे। मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं फिर से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं कि देखो ये हमारी मीडियन है। इस मीडियन में ये मिड पॉइंट होगा, इसको आप जो भी बोलना है एम बोल दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि ये मीडियन हो गया, काफी इतना रिप्रेजेंट करना। देन आप एक ऐसे लाइन खींचो जो जा रही है उधर से, और फिर आप बोलो कि ये जो पॉइंट है ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट इस मीडियन का बी से जब हमने खींचा तो मिड पॉइंट हो गया। अब मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी, इसको एम बोल देते हैं, मीडियन पॉइंट है तो इसको ओ बोल दो आप। इसको अगर मैं लेट से बोलता हूं, या इसको डी बोल लेते हैं तो नोटेशन ठीक रहेगा। एम भी ठीक है, एम और पी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे एपी का रेशियो पीसी से चाहिए तो दैट्स 1:2, ठीक है। अब मैं एक चीज और ड्रॉ कर देता हूं सो दैट यू नो द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि अगर मैं एक लाइन, क्योंकि ये भी बना के पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। इस लाइन को आप ऐसे खींच दो और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं लेट्स से क्यू। तो एपी पी क्यू क्यू सी, ये तीनों 1:1:1 होते हैं।
तो ये दोनों रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, बट केस को सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या है। ए से एक मीडियन है, बी से हमने एक लाइन खींची है जो उस मीडियन को बाइसेक्ट कर रही है, और फिर वो सामने वाली भुजा को पी पॉइंट पे मिल रही है। हमें एपी और पीसी का रेशियो लिखना है तो 1:2 है। अगर हमें एपी पी क्यू क्यूसी का रेशियो लिखना है तो दैट्स 1:1:1। तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड केस है जो आपको रिवाइज कर करके याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, वरना एग्जाम में प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो कि लंबा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अगर सी से भी मीडियम है, कहीं से भी बना लो यार, कहीं से बना लो मीडियम, वो तो एक साइड के लिए अगर हम आपको दिखाएंगे तो नेचुरली दूसरे साइड के लिए भी हो ही जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ कुछ पी क्यू आर है, रेक्टेंगल की बात की गई है। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा नहीं, बट ये ट्राइंगल का सवाल है, रेक्टेंगल को कंबाइन करके, तो देखते हैं क्या है, कर ले जाओगे परेशान हो। यहाँ कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जो एपी भुजा उसकी 22 सेंटीमीटर है, पी क्यू हमारा 8 सेंटीमीटर है, एबीसी हमारा एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पी क्यू आर ए साइड पर है। बी क्यू की वैल्यू मुझे 2 दी है, क्यूसी हमें 16 दिया है। लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी एंड बीसी क्या होगा? डायग्राम बनाते हैं पहले और फिर देखते हैं कि कैसे होगा ऐसा। ये डायग्राम है, पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, तो मैंने कहा ये पी है, ये क्यू है, आर है और ये ए है, एक रेक्टेंगल हो गया। ए पी 22 से पी क्यू छोटा है तो उल्टा लिख दिया मैंने नोटेशन, ए यहां लिखो, पी क्यू आर में पी यहां लिखो, क्यू यहां लिखो, आर यहां लिखो, ए यहां लिखो। अब ठीक है, पी क्यू 8 आएगा, ए पी हमारा 22 आ गया, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गई। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पी क्यू आर ए के साइड्स पे आएंगे इस तरीके से कि बी क्यू हमारा 2 है, और बी क्यू हमारा 2 है, तो बनाते हैं बी क्यू हमारा 2 है, क्यू सी हमारा 16 है। सो सी यहां ले लेते हैं, कुछ क्यू सी 16 हो जाएगा, और जो बी क्यू है वो हम ऐसे कुछ ले लेते हैं, तो ये 2 बन जाएगा। क्या चीज समझ में आई? यस, दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल डायग्राम, देयर इज वन मोर डायग्राम दैट इज पॉसिबल। द डायग्राम इज, किसी पॉइंट यहां ले लिया, मैं क्यू पॉइंट को यहां भी तो ले सकता हूं भाई, क्यू बी क्यू 2 होना चाहिए, बी को मैं यहां लूं या बी को मैं यहां लूं। अगर मैं बी को यहां लूं तो भी तो ठीक है, क्या गड़बड़ है? आपका ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। यस, तो क्या अगर मल्टीपल डायग्राम्स बन गए तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा? अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी हमने कहा कि हमने जो 2 संभावनाएं मुझे दिख रही थी, हमने दोनों संभावनाएं बना दी भाई, कि बी क्यू ऐसे भी हो सकता है, बी क्यू ऐसे भी हो सकता है। लेट मी शो यू कि वाई आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। अब कह रहा है हमें वो लाइन ज्वाइन करनी है जो ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। ए बी और बी सी का मिड पॉइंट बनाते हैं, ठीक। सो ए बी का मिड पॉइंट देखो यहां ये है, बीसी का मिड पॉइंट ये है, ओके। सो ए बी और बीसी का अगर आप मिड पॉइंट बनाओगे तो कुछ ऐसी लाइन मिलेगी आपको। यस, यहां आप अगर ए बी और बीसी का मिड पॉइंट बनाते हैं तो यहां भी कुछ ऐसी लाइन मिलेगी आपको। द गुड थिंग इज दैट वी हैव टू यूज मिड पॉइंट थ्योरम फॉर बोथ। आपने बीच वाले मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया तो तीसरी भुजा के पैरेलल आधी होगी, तीसरी भुजा दोनों डायग्राम में सेम है, दैट्स नॉट चेंजिंग। तीसरी भुजा तो फिक्स है ना, एसी, तो वो उसी का आधा होगा। आप कोई भी डायग्राम बना लो, आप बी क्यू को ऐसे दिखा लो, आप बी क्यू को ऐसे दिखा लो, जब इन दोनों के आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा, और ये दोनों में सेम है एसी, ये नहीं बदला। देखो आप, तो एसी का आधा ही मेरा आंसर है, कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर लो आप। डायग्राम 2 पॉसिबल है बट आंसर दोनों के लिए सेम ही आएगा। अब निकालते हैं, ये 16 है, ये पूरा 22 है, तो मैं कहूंगा ये 6 है, ये पूरा 8 है तो इसको 8 लिखो। अगर ये 6 8 है, रेक्टेंगल है, 90 डिग्री है, तो 10 बनेगा। पाइथागोरस लगा लो चाहो तो, या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट अभी मैं आपको अलग से बाद में पढ़ाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल के टाइम पे। तो ये 10 हो गया। अब अगर ये 10 हो गया तो ये जो पूछ रहा है मुझसे मिड पॉइंट की वैल्यू, ये 5 हो गई, 10 का आधा 5 5 हो गई, 10 का आधा 5 5, यानी आंसर क्या हो गया मेरा? बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर हो गया। 5 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके सवाल लगाया गया।
42वां सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी मिड पॉइंट हो गए, बीसी और एसी के, एडी और बी इंटरसेक्ट करते हैं, जी पर जी राइट एंगल है, एडी हमारा 18 है, बी हमारा 12 है, डीसी की लंबाई बताओ। देखते हैं सवाल क्या राइट। तो सवाल कुछ ऐसा है कि भाई डी और ई हमारे मिड पॉइंट हैं इसके, तो मिड पॉइंट हो गया, ऐसे हो गया कुछ। उसके बाद क्या बोला गया हमसे कि डी और ई मिड पॉइंट हो गए बीसी और एसी के, बीसी और एसी के मिड पॉइंट हो गए डी और ई, तो ये डी और ई हो गया राइट मिड पॉइंट लाइक दिस, मिड पॉइंट तो पैरेलल हो गया। एडी और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो बनाते हैं एडी और बी और देखते हैं कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। वो जो इंटरसेक्शन वगैरह राइट एंगल पे हो रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, राइट एंगल दिख नहीं रहा है तुमको, बट ये राइट एंगल है। चलो ठीक है, लिख लिया। एडी की वैल्यू हमारी 18 है, तो ये एडी की लेंथ हमें कितना दिया है 48, सॉरी 18। हमें बीई की लंबाई दी है 12, जो कि 12 के बराबर है। हमें डीसी की लंबाई बतानी है कितनी है, डीसी की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो ये सवाल अभी तक के ज्ञान से तो नहीं होने वाला है राइट, हमें थोड़ा सा ज्ञानवर्धन अपना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल है, इट्स सिंपल। देयर इज ए स्मॉल प्रॉपर्टी जिसकी नॉलेज की जरूरत है, और वो प्रॉपर्टी है मीडियन की प्रॉपर्टी। मैं भी बता देता हूं, बट इसको हम विस्तार से अलग से डिस्कस करेंगे। मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड या फिर गुरुत्व केंद्र। सेंट्रॉइड क्या करता है, ये 2:1 में इसको मीडियन को डिवाइड करता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो इससे होगा क्या कि जो एडी है इसको भी आप 2:1 में अगर बांटते हो, 2:1 में अगर बांटोगे तो आपको भी ये वैल्यू बनेगी 12 और बनेगा यहाँ 6। 12 को आप 2:1 में अगर बांटोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 8 और 4 राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, कंसीडरिंग ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 तो भी 90 सवाल में दिया हुआ है। 8 और 6 90 डिग्री पे अगर मिलके जाएंगे तो 10 बनेगा। ऑल्दो हाइपोटेनस 8 दिख रहा है लाइक, बट वो 90 है। डायग्राम ऐसा बना है कि उसमें 90 महसूस नहीं हो रहा, बट वो 90 है। तो 6 और 8 जब 90 डिग्री पे होते हैं तो जो तीसरी भुजा होती है वो 10 होती है। अब अगर ये 10 हो गया और आपने पहले ही बोल रखा है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये ट्राइंगल में ये भी ये मिड पॉइंट है, तो 10 ही होगा ना ये, तो ये वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी जब हम इस सवाल में इस नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें कि जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है जी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं इसको लिख देता हूँ इसके जस्ट पहले, सो दैट इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको आप कम से कम मिस ना करें। तो यहाँ हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा कि भाई देखो हमारे पास जो ये त्रिभुज होता है इसमें अगर हम मीडियन बनाते हैं तो मीडियंस जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पहले तो सेंट्रॉइड राइट। और वो तीनों मीडियंस अगर आप ड्रॉ करोगे दे विल पास थ्रू ए पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे जी, और जी हमारा क्या होता है सेंट्रॉइड। ये इसको 2:1 में विभाजित करता है, नॉट दिस साइड ओनली, हर मीडियन जो है 2:1 में डिवाइड होगा। जहां दो भुजा किसकी तरफ होगी, शीर्ष की तरफ होगी, दिख भी रहा है शीर्ष की तरफ बड़ा पोर्शन है, तो मैंने एक के लिए लिखा है, ये सबके लिए वैलिड है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, जहां पर शीर्ष की तरफ वाला पोर्शन डबल होगा देन जो भुजा की तरफ पोर्शन है उसका। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां हमने इसी का इस्तेमाल किया है। यहाँ जी मैं लिख देता हूं, जी यहाँ पर सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का मतलब होता है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। आपको ये कैसे पता लगा सर की सेंट्रॉइड है, देखो उस सवाल में बोला था इन्होंने कि ये सामने डी और ई मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बी से जब ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा मीडियन, ए से क्या मिलेगा मीडियन, तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा सेंट्रॉइड कहलाता है राइट। तो ये आप चाहो तो लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, point of intersection of medians is called centroid, is called centroid। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है कि नहीं, यस बोलिए, हाँ समझ में आ गया, क्लियर है। तैतालीसवां सवाल देखिएगा, छोड़िए आज इतना ही करते हैं राइट, डन, दिस मच ओनली। यहां थीटा तो 5 थीटा है, पर आप 6 थीटा लिखा है आपने, कहां 6 लिखा है मैंने, क्योंकि बेटा इक्वेशन है ना ये एक इक्वेशन है, इसमें माइनस थीटा इधर भी तो है, तो ये 180 माइनस थीटा हमारा 5 थीटा प्लस 36 है कि नहीं है, अभी थीटा इधर भी तो आएगा, तो 6 थीटा कितना होगा 180 माइनस 36, 6 थीटा की वैल्यू आपकी 144 हो गई, थीटा की वैल्यू 24 हो गई, ये इन दोनों के बराबर है ठीक। अभी तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सीडीएस के लिए क्या ये कोर्स एनफ रहेगा, गुड क्वेश्चन। ये देखो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक कॉमन है उसमें आपको
कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, बट सिवाय सीडीएस में कुछ टॉपिक अलग से आते हैं, जैसे लॉग टॉपिक अलग से आता है जो हम नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर लॉग, तो वो डिफरेंट टॉपिक्स देख लो, प्लस सीडीएस के आपको पीवाईक्यूज जो है ना खुद से सॉल्व करने होंगे। तो दिस कोर्स इज नॉट एग्जैक्टली डिजाइन्ड फॉर सीडीएस, सो दैट आई विल से कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस विल फुलफिल 90% ऑफ योर नीड्स फॉर सीडीएस, बट फॉर 10% यू हैव टू स्ट्राइव। जो मिसिंग टॉपिक्स हैं वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे। टॉपिक्स में आई थिंक लॉगरिथम है एक टॉपिक, और थोड़े सवाल के टाइप्स जो आते हैं ना वो सीडीएस में थोड़े डिफरेंट हैं। कुछ सवाल तो असर्शन रीजन वगैरह भी पूछ लेते हैं वो लोग, तो वो पीवाईक्यू आप जरूर कर लेना, ठीक है। प्रांजल जी कह रही है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, कैसे स्टार्ट करूं? बिल्कुल नहीं आना इज अ वेरी मिसलीडिंग वर्ड, बिकॉज आई थिंक आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आता होगा, क्योंकि वो नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोनी से बिल्कुल नहीं आती है तो आई एज्यूम कि आप ये नहीं करो कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है, एटलीस्ट वो आता होगा आपको। सो देन स्ट्राइव, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह जानते हो, देन यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड, पिक ए टॉपिक, गिव 100% ऑफ योरसेल्फ, लर्न दैट टॉपिक, उस टॉपिक को सीखिए पूरा, एंड देखिए कितना कंफर्ट बना नहीं बना, कितना मेहनत की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम उस मेहनत जो हमारी लगने वाली है ना उतनी मेहनत हम नहीं देना चाहते हैं, वरना इंप्रूवमेंट तो हर जगह क्यों नहीं होगा। बट कई बार क्या होता है ना कि हम जल्दी में होते हैं, मैथ्स हमारी बहुत कमजोर है, लेकिन हम इतना जल्दी में है कि हमें जल्दी उसको खत्म करना है, एंड देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज जल्दी से हो नहीं पाएगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप अपने लिए जो टारगेट सेट करें वो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि आपको मैथ्स में मेहनत की आवश्यकता है, और वो मेहनत अगर आप करने को तैयार हो तो आप मत घबराइए, हो जाएगा, ठीक है। टाइम दोगे तो होगा भी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन, एनीबॉडी? नंबर सिस्टम क्लास 4, यार क्लास 4 का क्या लफड़ा, बच्चों को बताएगा यार? मुझे बच्चा बार बार पूछ रहा था नंबर सिस्टम क्लास 4, हमने तो क्लास ली है सारी, तो क्या दिक्कत है? नहीं मिल रही है वो क्लास, अपलोड नहीं है? कब हुई थी ये क्लास? डेट वगैरह बताओगे कुछ? तारीख बताया किसी को कब ली थी क्लास मैंने? चलो मैं चेक करवाता हूँ। 26 नवंबर। पीडीएफ अपडेट सेक्शन में, यार मुझे अपडेट सेक्शन का एक्सेस नहीं है, अब टीचर्स को अपडेट सेक्शन का एक्सेस नहीं है, वी कैन नॉट अपलोड इन द अपडेट सेक्शन बिकॉज अपडेट सेक्शन नहीं है मेरे पास। तो मैंने पॉइंट इसके लिए रेज कर दिया है, आई नीड टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स, जब आएगा तभी कर पाऊंगा मैं, ठीक है। है नहीं अपडेट सेक्शन में, क्या करूँ? होता तो मैं खुद ही कर देता, नहीं है एक्सेस अब अपडेट सेक्शन का, या तो उस फीचर को हटाया जा रहा होगा, मुझे नहीं पता है, आई नीड टू आस्क। मैंने मेल कर दिया था कि सब टेक्निकल टीम को कि भाई ऐसा ऐसा है, प्लीज देखो क्या पंगा है, ठीक है। तो let I've already told them I'm waiting for the response and then I'll figure out what to do. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं किसी भी सिस्टम में एक्सेस कर सकता हूँ, एग्जाम हो थोड़े ना ये, भाई टेक है, टेक टीम है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सेस कर पाएंगे ना, मैं थोड़ा ना कहीं भी घुस के जाके कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। मेरा रोल यहाँ उसका थोड़ा ना, टेक टेक डिपार्टमेंट में, मेरा रोल यहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट में है बेटा, ठीक है, नॉट फॉर टेक। चलो ख्याल रखो अपना, कल मिलते हैं शाम को, बाय।